हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन मोबाइल में, जहां पे मैं फरहान आपका अपना साइंस फैकल्टी एक बार फिर स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के मैराथन क्लास में। ये मैराथन सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग 26 अगस्त 2023 के पीजीटी साइंस केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। और जो लोग भी बिहार स्टेट पीजीटी 12 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्षमता पीजीटी की जो केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी सेशन को ज़रूर देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। कितना सही हुआ वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन क्लास। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितना वेटेज रहा। जो बीपीएससी अगस्त में 26 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई थी पीजीटी केमिस्ट्री की, तो बात करें अगर 11th में, ठीक है, तो 41 से टोटल 41 से 120 तक क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से वेटेज की बात की जाए तो क्लास 11 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 3 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी से 7 क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से तो 11 क्वेश्चन है, और स्टेट ऑफ मैटर से 2 थे, और इक्विलिब्रियम से 8 क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन से 1, एस ब्लॉक से 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 4 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, और हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग और इक्विलिब्रियम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11th में पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और अगर 12th की बात करें तो सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉल्यूशन से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन, ठीक है, और मेटेलर्जी से 2 क्वेश्चन, पी ब्लॉक का डिस्कस कर दिया है, डीएनए ब्लॉक से 1 क्वेश्चन। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। हेलोएल्कीन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, डिहाइड कीटोन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर से 1 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कौन चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लाभधी एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को एडिशन करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोई एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम, उसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। और जब एडिशन, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्या होता है, रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो उसमें डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसका हम जनरल ट्रेंड देखें तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हैलोजन का जो है, हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मोस्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम टॉप टू बॉटम एलॉन्ग ग्रुप अगर हम मूव करें, यानी टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर गलत हो जाता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, फ्लोरीन क्लोरीन में खेला होता है, ठीक है। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्यों होता है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब इस छोटा एलिमेंट होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहाँ होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसीलिए क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, मोस्ट निगेटिव, तो यहाँ पे क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाए तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। होता क्या है कि हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को जब हम n इंटू 10 का पावर n की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। जहाँ n जो है नंबर को डिनोट करता है, कोई भी नंबर, और 10 का पावर n जो है ये एक्सपोनेंट को डिनोट करता है, ठीक है। जब हम इस फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं तो उसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, नंबर इंटू 10 का पावर कुछ एक्सपोनेंट है, ये भी इसी फॉर्म में, ये भी इसी फॉर्म में। तो इसीलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ, इन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है बाउ प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है हंट्स रूल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम देखते हैं क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्यों होता है ये बताना है, तो ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को जब फील करें तो ऐसे फील करें कि उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, सॉरी ऑल क्वांटम नंबर्स, 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा अजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन। तो चौथों में से कोई एक क्वांटम नंबर जो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, चारों क्वांटम नंबर सेम हो जा रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी, स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फील नहीं करना है, ठीक है। ये यही कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जिसका चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। तो इससे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वही अब बाउ प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फील करना है कि इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फील करना है, ठीक है। N+L रूल को असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे S की एनर्जी P से ज़्यादा होती है, फिर उसकी D से ज़्यादा होगी,
एस की सबसे ज़्यादा से सबसे कम होगा, पी उससे ज़्यादा होगा, डी का उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पहले इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें फिल करेंगे। तो इससे भी नहीं पता चल रहा है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वह हैंड्स रूल की बात करें तो ये कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगली उसको भरेंगे, है ना, 3। इस तरीके से नहीं भरना है कि यहाँ पे 3 है तो 1 फिर 2 फिर 3, पहले सिंगली भरना है, उसके बाद पेयरिंग करना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हैंड्स रूल थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये ऐसा बॉन्ड है जो आयंस के बीच में बनता है। ठीक है, आयंस के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। या जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग हो रहा है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C उसके चारों ओर H। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन शेयरिंग करके बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोला ऐसा कंपाउंड की जिसमें दोनों होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। C2H4 की बात करें तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन अपने में शेयरिंग करके बॉन्ड किए हुआ, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर हम NH4Cl देखते हैं, तो जब हम NH4Cl देखते हैं तो NH4Cl क्या है, NH4 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब अगर NH4 का हम स्ट्रक्चर देखें तो NH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे H क्या है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl में आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम इज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का क्या होगा, +1 +2.2 +6.8 या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो इसे कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर रूल्स हम लोग यूज करते हैं। तो इस रूल के मुताबिक क्या होता है कि Z इफेक्टिव जो है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर यानी Z माइनस 0.85, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम लोग आउटर मोस्ट और बैटल पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 3s1। तो यहाँ पे मेरा आउटर मोस्ट और बैटल का लेना होता है तो हम इसका लेंगे। ठीक है, तो 2s2 पे एक शेल है, ये अलग शेल है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया। वही नंबर ऑफ अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें तो यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो Z इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है 11 माइनस 0.85 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो 11 माइनस क्या हो गया यहाँ पर 8.8 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब बराबर करेंगे तो 2.2 आ गया पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी 2.2 यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल के आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज दी फ्लोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है घटता है। क्यों, क्योंकि साइज क्या होता है,
साइज भी घटता है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेटल का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन देने में से दिक्कत होगा, तो यहाँ पे साइज घट रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहता है, घट जाता है, ठीक है। वही अगर टॉप टू बॉटम हम जब ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा मेरा, हमारा इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या होता है, साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले सोडियम आता है, फिर क्या आता है मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन आता है अलोंग द पीरियड अगर हम बढ़ें। अब मैग्नीशियम के ऊपर क्या आता है, बेरिलियम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीरियड की इधर बढ़ रहे हैं तो उससे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा मेरा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद सोडियम का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये और दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा, सबसे कम क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, ठीक है। स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस हमें निकालना है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड जिंक का आयंस में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम में प्रोटॉन कितना है, ठीक है। कैल्शियम में अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, कैल्शियम में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो 20 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, जिंक का क्या होता है 30। इलेक्ट्रॉन कितने, दो निगेटिव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 18, 10 और 28। फिर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब हम रेशियो निकालते हैं तो 18/20 हो जाएगा, ये करेंगे तो 0.9 आएगा। मैग्नीशियम का निकालते हैं 10/12 तो ये हो जाएगा 0.8, और 28/30 अगर हम जिंक प्लस 2 आयन का निकालें तो ये हो जाएगा 0.933, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या है, सबसे कम है, तो इसीलिए मैग्नीशियम का यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा आएगा तो उसका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैग्नीशियम का कम आ रहा है तो इसीलिए मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग SPDF नोटेशंस फाइंड द ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर्स, ठीक है। 2p 4s 3d मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वांटम नंबर गिवन है n बराबर 2, n जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे l जो होता है जिम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। जब l का वैल्यू 0 होगा तो वहाँ पे s ऑर्बिटल होगा, l का वैल्यू अगर 1 होगा तो p ऑर्बिटल होगा, l का वैल्यू अगर 2 होगा तो d ऑर्बिटल होगा, और l का वैल्यू 3 होगा तो f ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 1, तो 1 के लिए p यूज करते हैं हम लोग, तो p, तो यहाँ पे 2p आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 2p करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, PO बिलोंग्स टू विच पीरियड्स ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियड और ग्रुप बताना है PO का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो PO किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 6 पीरियड, 5 पीरियड, 4 पीरियड, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। अगर हम पहला ऑप्शन देख लें ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन में कौन कौन एलिमेंट होता है, O, सल्फर, सीनियम, T और पोलोनियम, PO, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ओसीटेपो, ठीक है। तो यहाँ पे PO मेरे दिख गया ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन ग्रुप में कितना पीरियड हो गया, 2 ऑक्सीजन कितना सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, तो यहाँ पे 6 पीरियड एंड 4 ग्रुप, 6 पीरियड एंड ऑक्सीजन ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A 2.5 liter flask contains 0.25 moles each of sulfur dioxide and the nitrogen gas at 27 degrees Celsius. The partial pressure of SO2 is 2.5 लीटर की एक फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.25 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस होती है,
ठीक है, तो उसका आवश्यक दबाव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, मोल कितना दिया हुआ है, तो 0.25 मोल दिया हुआ है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV = nRT। ठीक है, तो V को ये इधर भेज देंगे तो P हो जाएगा nRT/V। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, मोल 0.25 है, पुट कर दिया। R का वैल्यू 0.82 ATM होता है, ये पुट कर दिया। टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम 2.5 है, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.49 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्कल में दिया हुआ है, तो 1 ATM बराबर 10⁵ पास्कल होता है, लगभग अराउंड। पुट कर दिया तो 2.49 × 10⁵ पास्कल, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन डायमेंशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आयामी तर्कों पर आधारित गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, अगर LHS बराबर RHS, यानी LHS साइड का और RHS साइड का डायमेंशन अगर बराबर हो जाए तब इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का डायमेंशन चेक करना होगा। अगर दोनों का सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2। ठीक है, तो इसके बराबर ये सब आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो हम अगर इसको देखते हैं तो मास को हम m2 लिख दिया, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लेंथ बाय टाइम। तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब हो गया, तो m2L3T-3। तो यहाँ पे इसके बराबर नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 mv² को अगर हम पुट करते हैं तो इसका जो है डायमेंशन क्या आ जाएगा, mL2T-2। तो ये करेक्ट हो गया। ऐसा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपको, mL_T-2। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो गया, k बराबर 12 mv²। आपको मालूम भी होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई 12 mv²। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आपको फॉर्मूला भी याद था तो ये क्वेश्चन आराम से बन सकता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज। PCl5 अणुओं की ज्यामितीय आकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइगोनल पिरामिड बाइपिरामिडल, सेकंड ऑप्शन है ट्रायंगुलर प्लेनर, एंड थर्ड ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, एंड फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप जानने के लिए पहले मुझे उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो स्टेरिक नंबर रूल होता है। इसमें क्या होता है कि साइड एटम प्लस लोन पेयर को जोड़ते हैं हम। ठीक है, साइड एटम क्या है, साइड एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइड एटम कितना है, 5 हो गया। लोन पेयर पे कितना है, 0। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है, 5। जब स्टेरिक नंबर 5 होता है तो वो हो जाएगा sp3d। 2 स्टेरिक नंबर होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d। और जब sp3d होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आइए इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेशली फॉर बॉन्डिंग पर्पस, इसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि CH4 है, मीथेन। ठीक है, तो कार्बन के पास भी अपना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन के पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो क्या होता है कि ये लोग अपने ऑर्बिटल को मिक्स करके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं बॉन्डिंग करने के लिए, एक एनर्जी के लिए। सबका एनर्जी क्या बराबर हो जाए।
तो इसे ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालेंगे, तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है साइड एटम प्लस लोन पेयर, यानी एक सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कितनी भीड़ बाहर है, कितने साइड एटम है उसको, और उस पर लोन पेयर है तो जोड़ देंगे, तो उससे हम लोग स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, अगर 3 होगा तो sp2 हो जाएगा, 4 होगा तो sp3 हो जाएगा, और अगर 5 होगा तो sp3d हो जाएगा। ठीक है, और 6 होगा तो sp3d2 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है तो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगर sp2 आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और sp3 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और sp3d आ जाएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, और sp3d2 आ जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और sp3d3 आ जाएगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये वाला मिल रहा है PCl5, उसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 निकला, हाइब्रिडाइजेशन sp3d निकला, तो उसका ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। ठीक है, अब एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, VSEPR थ्योरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होती है, यानी अगर लोन पेयर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो जो है अपने क्या करता है, लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए एक अलग शेप देता है। ठीक है, तो भी पूछा जाता है। अगर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर नहीं है तो लीनियर शेप होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल पेयर हो जाएगा। अगर उस पर एक लोन पेयर है तो यहाँ पे वी शेप या एंगुलर शेप हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 हो गया, अगर 0 लोन पेयर है तो वही शेप होगा ज्योमेट्रिकल। ठीक है, वही शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो क्या शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो पिरामिडल हो गया, यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो वी शेप हो गया। वैसे अगर फोर्थ केस देखें sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, तो अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो सेम शेप रहेगा, लेकिन लोन पेयर हो गया तो C100 एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है तो ऑलमोस्ट टी शेप हो जाता है या लीनियर। अगर 3 लोन पेयर हुआ तो लीनियर शेप हो जाएगा वो। वैसे ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर एक भी नहीं है तो वही शेप हो जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, हाँ 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी केस है 7 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, और 2 लोन पेयर है तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोन पेयर हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा और बॉन्ड पेयर से भी ज़्यादा होगा, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है। मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होगा मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो आइए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स हैज टी शेप ज्योमेट्री। ठीक है, टी आकार की ज्योमेट्री पहचाननी है, यहाँ पे टी शेप ज्योमेट्री पहचाननी है। ठीक है, तो मैंने पीछे स्लाइड में आपको बताया था लोन पेयर मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आना चाहिए और 2 लोन पेयर जो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल कैसा शेप होगा, टी शेप का होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं SF4 की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं, तो स्टेरिक नंबर साइड एटम कितना है 4 और लोन पेयर इसमें कितना हो जाएगा 1, तो 5। तो sp3d तो आ रहा है लेकिन लोन पेयर इसमें कितना है 1 ही है, तो 1 लोन पेयर है तो टी शेप तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। ClF3 को चेक करें तो इसका क्या हो जाएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 हो गया इसका। ठीक है, साइड एटम लोन पेयर इसमें कितना है 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो sp3d ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर भी है तो इसलिए कौन शेप हो जाएगा, टी शेप ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ClF3
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, मैं अगर ZeF4 की बात करें, साइड आइटम 4 है, लोन पेयर कितना इसमें 2 है, तो यहाँ पे 6 हो रहा है, तो sp3d2 हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, टी शेप ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स, Cl2 माइनस SnCl2 C2H2, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसो स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, या शेप सेम हो तो उसे हम लोग आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, और इस पर एक भी लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है SP, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर, तो यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम C2H2 की बात करें तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, SP आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो C और H, एसिटिलीन भी कहते हैं, तो ये भी क्या है, SP, तो ये भी लीनियर शेप है, तो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होते हुए दिख रहा है। SnCl2 की बात करें तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है आपको दो साइड आइटम प्लस लोन पेयर, अगर हम देखें तो एक लोन पेयर है 3, तो sp2 आ रहा है, ये तो ट्राइंगुलर प्लेनर आ जाएगा, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो C ऑप्शन यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, निम्नलिखित में कौन सा आणविक ठोस है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम फ्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है मीथेन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो वैसा सॉलिड या वैसा एटम्स या वैसा मॉलिक्यूल या वैसा आयंस जिसमें हमें वेंडरवाल फोर्स मिले या डायपोल डायपोल फोर्स हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो जब हम सिलिका की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है SiO2, ये क्या है, स्ट्रांगली कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, स्ट्रांगली कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है, तो ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। और हम अगर कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है CF2, तो ये तो क्या होता है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है Ca2 + 2F-। ठीक है, तो ये तो आयनिक सॉलिड हो गया। और मीथेन की बात अगर हम करते हैं तो ये जो है इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो होता है वीक बॉन्ड, यानी लंदन फोर्स बोलते हैं जिसे, या वेंडरवाल फोर्स, सिंपल हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मीथेन जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हो गया, तो C ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन NH3 H2O CO2 मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस मॉलिक्यूल में जीरो डायपोल मूवमेंट है इसे हमें पहचानना है। तो पहले आइए समझते हैं कि डायपोल मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, तो हम अगर डायपोल मूवमेंट की बात करें तो इससे हम लोग मेज़र करते हैं पोलैरिटी का, कौन मॉलिक्यूलर पोलर है कौन नॉन पोलर है, इससे हम पता लगाते हैं। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप हो जाए तो उसे हम लोग पोलैरिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट को जो हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, जो Q चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, जैसे HCl मान लीजिए मॉलिक्यूल है, HCl निगेटिव है जिसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया, इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट डेवलप हो गए, चार्ज डेवलप हो गया, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर हो गया। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम D से डिनोट करते हैं, तो इसी और इस Q और डिस्टेंस का प्रोडक्ट को हम लोग डायपोल मूवमेंट कहते हैं, जिसका SI यूनिट डीवे होता है और 1D = 10⁻⁻8 ESU होता है। ठीक है,
अब हम कैसे पहचाने कौन पोलर मॉलिक्यूल है कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लॉट का तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, और जिसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉट होगा तो वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम SO3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से जाए तो फिर वही, यहाँ से जाए तो इधर का एंगल भी सेम, तो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है, ठीक है, जैसे H2F2Cl2, तो इसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा और ये नॉन पोलर होगा। और अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप वेक्टर सम कर सकते हैं हम लोग, ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 cos थीटा, ठीक है, जिसे हम लोग वेक्टर सम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आते हैं बैक उस क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो डायपोल मोमेंट किस में होगा, जब हम NH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगा डायपोल मोमेंट का, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा, ठीक है। इसका भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ हो गया और इसका भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ हो गया। अब तीनों वेक्टर का एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो H2O का अगर बात करें हम H2O के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की तरफ एरो हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीजन की तरफ एरो हो जाएगा। जब दोनों एक साइड वेक्टर है तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा डायपोल मोमेंट। वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है, तो इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो अपोजिट साइड हो गया, तो वेक्टर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो अब इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन CO2 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ उसमें कितना पाई बॉन्ड है ये हमें पहचानना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा और पाई, यानी ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पाई बॉन्ड्स का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 पाई हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिपल्शन इज मैक्सिमम इन, किसमें अधिकतम प्रतिकर्षण होता है, बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो जब हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो मैक्सिमम किस में होता है, लोन पेयर में, तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज मेटामेरिज्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मेटामेरिज्म। तो सबसे हमें मेटामेरिज्म के मीनिंग पता होना चाहिए। तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन इधर साइड फंक्शनल ग्रुप, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई
फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इसके दोनों साइड में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल में भी इस्तेमाल होगा और ईथर में भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटामेरिज्म जो है पॉलीवैलेंट ही शो करता है। तो यहाँ पे हम ईथर का लगा के देखेंगे तो यहाँ पे CH3 अगर हम लगाया, ठीक है, यहाँ पे C3H7, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OCH, CH3 और CH3। तो ये क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया इससे। तो ये क्या होगा, मेटामेरिज्म में शो करेगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम CH5H12 की बात करें तो ये एक अल्केन है। ठीक है, तो अल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। C3H8O की बात करें तो ये भी इसमें ईथर तो प्रेजेंट है लेकिन CH3C2H5, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH2CH3। लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हम देखें यहाँ पे तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे सेम है। ये इसको हम इधर करें या इसको इधर पलटें तो सेम ही स्ट्रक्चर आ जा रहा है, तो इसीलिए ये भी जो है मेटामेरिज्म में शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स देन द एनर्जी, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होगा, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, is released and covalent bond is formed, is absorbed and covalent bond is formed, more than one of the above या none of the above। ठीक है, तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते तो NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वैसा बॉन्ड जो आयंस के बीच में बनता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड यानी आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो एटम्स के बीच में, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे Na और Cl का जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, इसमें रिलीज होगी, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी इज रिलीज एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, एनर्जी इज रिलीज एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल एट 293 केल्विन आर 2.34 किलो पास्कल, 12.36 किलो पास्कल एंड 5.85 किलो पास्कल। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। वाटर का कितना दिया हुआ है 2.34, ठीक है, एसीटोन का कितना है 12.36 और 5 और इसका इथेनॉल का कितना है 5.85। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर वेपर प्रेशर की। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो उसे जब आप हीट करते हैं, जब आप हीट करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या होगा, वेपर जमा होगा। तो वेपर जो कंटेनर पे प्रेशर लगाता है तो उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो अंदर का प्रेशर और बाहर में जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो अगर बराबर हो जाए तो उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स रिलेशन है इस दोनों का। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या गिवन है, हमें वेपर प्रेशर गिवन है, तो जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा क्या है, एसीटोन का है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। की पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का, बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर के इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर ओनली इफ इट्स टेम्परेचर इज, एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर,
इक्वल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात करें तो ये कब होता है? एक गैस जो लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? जब उस पर हाई प्रेशर हम लोग अप्लाइड करेंगे और एकदम लो टेम्परेचर। कैसा कंडीशन होना चाहिए? प्रेशर एकदम हाई, टेम्परेचर एकदम लो, तब वो गैस जो है लिक्विफाइड होता है। ठीक है, और अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है सब में, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो द टेम्परेचर एबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड। यानी एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी क्यों नहीं प्रेशर लगा दें। ठीक है, तो जब यहाँ पे गैस लिक्विफाइड की बात कर रहा है, कब होगा? जब लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा, तब लिक्विफाइड होगा गैस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, क्रांतिक ताप से कम हो। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स होमोजीनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से सजातीय संतुलन शामिल है? तो होमोजीनस इक्विलिब्रियम को समझते हैं पहले क्या होता है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टेट अगर सेम है तो उसे हम लोग होमोजीनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ गए? स्टेट दोनों का अगर फिजिकल स्टेट सेम है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो उसे हम लोग होमोजीनस इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट अगर अलग है तो उसे हम लोग हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, N2 भी गैस फॉर्म में, O2 भी गैस फॉर्म में है, तो यहाँ पे सब क्या है? सबका फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। तो इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अदर ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे Fe3 एक्वस फॉर्म में, OH भी एक्वस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे FeOH3 क्या है? सॉलिड फॉर्म में, तो ये नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है 2NH3N2 प्लस 3H2 में ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 0। ठीक है, तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें पहचानना है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाए तो इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, जो कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बराबर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, हमने ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हाँ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, ये भी पता हम लगा सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये भी सही हो गया। The value of the equilibrium constant is dependent on the initial concentration of reactant and product। नहीं है, equilibrium constant सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये भी दोनों सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो ब्रैग्स लॉ की बात करें तो सिंपल याद रखना है, एन लेमडा बराबर होता है 2D sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कंजुगेट एसिड्स फॉर द फ्लोइंग ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया हुआ है आयंस के फॉर्म में, उसे का हम लोग को कंजुगेटेड एसिड बनाना है। ठीक है, तो बोरेनस्टेड-लोरी थ्योरी, बोरेनस्टेड आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एसिड और बेस के, उन्होंने डिफिनेशन एसिड और बेस के बारे में बताया था।
तो एसिड उन्होंने बताया कि जो H प्लस डोनर हो, यानी प्रोटॉन डोनर को उन्होंने एसिड कहा, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे उन्होंने बेस कहा। तो यहाँ मुझे क्या बनाना है, कंजुगेटेड एसिड बनाना है। कहाँ से, बॉन्डेड बेस से। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को जोड़ते जाएंगे। जब हम NH2 में H प्लस जोड़ेंगे तो NH3 हो जाएगा, NH3 में H प्लस जोड़ेंगे तो NH4 हो जाएगा, और AC डबल में H प्लस जोड़ेंगे तो HC डबल H हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो जब हमें कंजुगेट एसिड बनाना है बेस से तो उसमें H प्लस जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स इन द फ्लोइंग कंपाउंड। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में सक्रिय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे क्या है, Mn है, यहाँ पे Cr है, यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो +1। Mn को हम लोग x मान लेंगे, जिसका निकालना रहता है। ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, -2 × 4 = क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे किया, तो यहाँ पे Mn का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर अगर हम Cr2 की बात करें तो 2 पोटेशियम है, तो 2 प्लस Cr2 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, शॉर्ट ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, -14 = 0। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, आपको 12 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया। KCl4 का निकालते हैं, तो यहाँ पे K हो गया 1, प्लस Cl क्या हो गया, x, और -8 हो गया = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 आ गया। तो ये ऑप्शन 7, 6 और 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऐसे भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। K +1 हो गया, 1 लिख दिया, ऑक्सीजन -8 हो गया, Mn को x मान लिया, तो 8 में -7 उधर चला जाएगा, तो 7 हो गया। K2Cr2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन का -14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो 12, 6 यहाँ पे आ गया। वैसे Cl को हम 1 इसका हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, -8 हो गया, 7 इधर आ गया। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो डेल्टा जी को हम लोग कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम लोग गिब्स एनर्जी की बात करें तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये क्या होता है कि इंथैल्पी को जब हम लोग इंट्रोपी से मैनेज करते हैं तो हमें गिब्स एनर्जी मिलता है। गिब्स एनर्जी बराबर क्या होता है, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, इसीलिए ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी माइनस, ठीक है, आपको प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे गलत कथन को हम लोगों को पहचानना है। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन इज ए लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस एसिड, और अगर हम लुईस बेस की बात करते हैं तो लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे हम लोग लुईस बेस कहते हैं। तो अगर हम हाइड्रोक्साइल आयन को देखें OH- तो इसमें से पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये तो लुईस बेस लिए तो यहाँ पे डोनेट करेगा, तो ये लुईस बेस हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो BCl3 की बात की जाए तो एक्ट एज लुईस एसिड। बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो लुईस एसिड होगा। तो ये भी बात सही है।
ठीक है। ए प्रोटॉन इज ए लुईस बेस, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस आयन। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा, देगा तो है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट नहीं करेगा तो ये तो लुईस एसिड हो जाएगा। यहाँ पे ये बेस दिया हुआ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर द एंट्रोपी इज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डज नॉट चेंज, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एंट्रोपी की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस में जो डिसऑर्डरनेस होता है या रैंडमनेस होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन में क्या होता है, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेपर क्या है, गैस है, तो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज हो जाएगी, बढ़ती है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ 0.1 m bromoacetic acid solution is 0.132. The pH of the solution is 0.1 m ब्रोमोएसिटिक अम्ल घोल का आयन मात्रा इतना है, घोल का पीएच मान है। तो पीएच निकालने के लिए हम लोग क्या फाइंड करना पड़ता है, H प्लस आयन। H प्लस आयन होगा तभी हम पीएच फाइंड कर सकते हैं। तो H प्लस आयन निकालने के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा। ठीक है, जब अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को डिनोट करता है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया हुआ है 0.132। जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.0132 मोलर आता है। ठीक है, और पीएच का फॉर्मूला हमें पता होगा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू को पुट करते हैं 0.0132, ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है 1.88, ये इतना आता है आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1.88, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, जो लॉग 2 से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा यौगिक पानी में अघुलनशील है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा BSO4। क्या हो जाएगा, BSO4, बेरिलियम सल्फेट। ये क्या है, इनसॉल्युबल वाटर में। क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी इसका क्या है, मोर। ठीक है, एंड लो है, हाइड्रेशन एनर्जी इसका क्या है, लो है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो क्या है, लो है। ठीक है, इस वजह से BSO4 क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अगर लैटिस एनर्जी लोअर हो और हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो तब जाके वो कंपाउंड जो है पानी में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे BSO4 की बात करें तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी लो होता है। इस वजह से BSO4 जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए हमारा पी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सही कथन को हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द कलर ऑफ द इंडिकेटर इज इन बिटवीन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड एट इज अनायन। सूचक का रंग संबंधित अम्ल और उसके ऋणायक के बीच का होता है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करते हैं, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हैज रेड कलर इन एसिडिक रीजन एंड येलो कलर इन अल्कलाइन रीजन। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। दो टाइप्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, एक फेनोल्फथालीन है, एक मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, जब मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर मिलता है हमें, और अगर बेसिक
अल्कलाइन में डालेंगे तो येलो कलर मिलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक इन इंडिकेट, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका कथनांक सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड है ये हाइड्राइड्स है, किसका है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड्स है। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 16 की बात करते हैं, ठीक है, तो H2 है, तो H2 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी यहाँ ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तब H2 के पास क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वैन डर वाल फोर्स के, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वैन डर वाल फोर्स, बाकी तीनों में दोनों में क्या वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट है, तो इससे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर वैन डर वाल फोर्स की बात करें तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वैन डर वाल फोर्स, मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सल्फर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, लोएस्ट होता है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडिकेटर विल बी सुइटेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCOOH एंड NaOH। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, सेकंड ऑप्शन है फिनोप्थिलीन, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल रेड एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, HCOOH की बात करें तो ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। NaOH की बात करते हैं कैसा है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें इस क्या बेसिक सॉल्ट मिलता है, कैसा सॉल्ट मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये चेंज अपना कलर किस pH रेंज पे चेंज करता है, तो ये 3.1 से लेके 4.4 के बीच में ये अपना कलर चेंज करता है। फिनोप्थिलीन की बात करें तो ये 8.2 से लेके 10 तक के बीच में चेंज करता है। मिथाइल रेड की बात करें तो ये 4.2 से लेके 6.2 के बीच में चेंज करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा तो जाहिर सी बात इसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से ज़्यादा यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है रेंजिंग, तो इसीलिए हमें फिनोप्थिलीन मेरा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन से हमें वीक एसिड का पता चलता है, अगर एसिड है तो कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड के करेक्ट ऑर्डर को हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या होता है, तो एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो H+ आयंस देता है वाटर में, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। तो जो जितना आसानी से H+ आयंस दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसको जितना दिक्कत होगा तो वीक एसिड हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पहचानना है कि जो आसानी से H+ आयन दे दे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो जैसे बात करें हम हैलोजन की, ठीक है, तो जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, साइज मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देगा, जितना छोटा होगा उतना उसको दिक्कत होगा इलेक्ट्रॉन देने में, तो साइज बढ़ेगा तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो सबसे तो क्या ऑर्डर हो जाएगा मेरा, F सबसे कम, फिर Cl, फिर Br-, फिर I-। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, सब में इक्वल टू का साइन है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही ऑर्डर क्या हो जाता है, HI से कम HBr, और से कम HCl, और सबसे कम HF। ठीक है, नन ऑफ द अबव आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को हमें पहचानना है, चुनना है।
तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द कैथोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द एथोड। ठीक है, तो ये ऑप्शन सरासर गलत है। ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होता है। ठीक है, और रिडक्शन की बात करें तो वो कैथोड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव ई मीन्स द रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। हाँ, ये ऑप्शन सही है। जितना निगेटिव वैल्यू होगा उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की देखिए, ए पॉजिटिव ई मीन्स डॉक्स कपल इज ए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात भी सही है। जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसीलिए सी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया। तो मोर देन ऑफ वन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन ClF3 द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज। तो ClF3 की बात करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने बताया था तरीका, स्टेरिक नंबर रूल, साइड एटम प्लस लोन पेयर को जोड़ देना है। ठीक है, तो साइड एटम यहाँ पे कितना है, फ्लोरीन 3 हो गया। इसमें लोन पेयर कितना है, 7 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का। ठीक है, 3 के साथ बॉन्डिंग कर गया, 4 बचा तो 2 लोन पेयर हो गया, यानी 5 हो गया। अब 5 का क्या होता है, sp3d। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस फॉर द फ्लोइंग बॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसिड दिया हुआ है, इसे हम लोग कंजुगेट बेस बनाना है। ठीक है, तो कंजुगेट बेस हम लोग कैसे बनाएंगे, तो H प्लस को हम हटा देंगे। H प्लस को अगर हम हटा देंगे तो कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, और एसिड की बात की जाए तो उसमें H प्लस जोड़ देना है। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाना है तो सबसे H प्लस हटाते जाए। अगर हम HF से H प्लस हटाएंगे तो H माइनस बन जाएगा। H2SO4 से H प्लस हटाएंगे तो HH4 माइनस हो जाएगा। HCO3 से H प्लस हटा देंगे तो CO3 2 माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। ठीक है, तो क्रोमियम की अगर बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। ठीक है, तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नियॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, आर्गन। ठीक है, 4s2 और 3d4 ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब ऑप्शन ही गलत है। 2 6 8 4 12 तो 14 14 तो होता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक, आपका 14 तो होगा नहीं। ठीक है, 2 6 8 5 13 1 14 ये भी नहीं, 2 6 8 6 12 तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नियॉन होगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक सेपरेशन, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरिलेशन एंड थर्ड ऑप्शन है रोस्टिंग। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात की जाए तो इसमें हम लोग ओर को क्या कहते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज को हटा के उसका ड्रेसिंग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज़ करते हैं, सही बात है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से उसमें से कंसंट्रेशन करते हैं ओर का, तो ये भी होगा। वही फ्लोटेशन की बात करें तो इस जनरली सल्फाइड ओर के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और रोस्टिंग की बात करें तो इसमें ये क्या है, मेटलर्जी का प्रोसेस है। इसमें हम लोग ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं हीट करके। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग हो गया। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, हाँ ये दोनों होगा। तो इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की बात करें ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक क्या होता है, आपको डी ब्लॉक जनरली ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +8 होता है ट्रांजिशन मेटल का। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम।
ठीक है। जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 आर्कल मेथड, सेकंड ऑप्शन है मोल्ड प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है जोन रिफाइनिंग, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जिरकोनियम की बात करें तो इसके लिए हम लोग 1 आर्कल मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 1 आर्कल मेथड। इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ, सेल अभिक्रिया स्वतःस्फूर्त होगी यदि डेल्टा जी इज पॉजिटिव होगा तब, डेल्टा इज नेगेटिव होगा तब, डेल्टा जी इज नेगेटिव होगा तब, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो होता है -NF E नॉट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है कि डेल्टा जी जब भी 0 से कम होगा, यानी डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो वो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं होगा, यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, और ई कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए था। ये ऑप्शन भी गलत होगा, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। यानी डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता, और अगर डेल्टा जी 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड के बारे में हमें पहचानना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड के बारे में हमें पहचानना है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने किसी भी एटम को जितना इलेक्ट्रॉन है सब में से अपना कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले रहा है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 है। ठीक है, CH के पास कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, तो 4 यानी जितना था उतना वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड हो गया। वहीं अगर हम एमोनिया की बात करें, NH3, और वाटर की बात करें तो इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो बचा क्या? मीथेन। तो मीथेन यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, इट्स EN इज, EN क्या होगा इसका? इफेक्टिव क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे EN निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला से हम लोग EN निकालते हैं। तो EN का फॉर्मूला क्या होता है? तो EN का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे हमें EN की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर कितना है? 29 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना है उसको x मान लिया। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बराबर +2। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना गया? 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो जितने लाइगेंड है 4 है यहाँ पे, तो 4 हो गया। 2 इंटू 4 8 हो गया। ठीक है, 8 + 29 37 में 2 गया, यानी 35 आ गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्कली मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय धातु जो है सुपर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन जो है O2 माइनस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -½ होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, एक होता है पर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड की बात करें तो -½ होता है। ठीक है, तो पोटेशियम और रुबिडियम
और सीजियम, ये 3 मेटल जो है सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो लिथियम तो नहीं होगा, पोटेशियम एंड रुबिडियम दोनों सही होगा, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पैक्ट्स कलर टू द फ्लेम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला के रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 है उसे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इसे जब हम फ्लेम ज्वालोक में रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम की बात करें अगर हम, तो कैल्शियम क्या होगा हमारा, कैल्शियम जो है ब्रिक रेड कलर देता है। कैसा देता है, ब्रिक रेड कलर देगा। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करें तो स्ट्रोंशियम हमें जो है क्रिम्सन कलर देता है। कैसा कलर देता है, क्रिम्सन कलर देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्काइल अर्थ मेटल जो है कलर देते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ, उसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का, जो कि यहाँ पे आयरन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम इसका निकालते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम आयरन का निकालते हैं तो यहाँ पे जिसका निकालना उसको एक्स मान लिया, पोटेशियम 3 है तो 3 हो गया, प्लस साइनाइड का -6 होता है, बराबर क्या हो गया 0, तो एक्स यहाँ पे मैंने क्या आ गया 3, तो यहाँ 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेट आ गया आयरन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैटायन की नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे K3 हो गया, ये माइनस में टूटता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेशियम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लाइगेंड का नाम लिखते हैं, तो कितना लाइगेंड है, साइनाइड 6, तो हेक्सासाइनो, CN को साइनो बोलते हैं, हेक्सासाइनोफेरेट, क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिंग ऑफ सीमेंट गेट्स स्लोअर बाय एडिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम, सेकंड ऑप्शन है लाइमस्टोन, थर्ड ऑप्शन है पोटैश, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम सेटलिंग ऑफ सीमेंट की बात करें तो ये कब स्लो हो जाता है, जब उसमें हम लोग जिप्सम का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, किस संकुलन की संरचना वर्ग समतलीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे गिवेंस है, तो इसके लिए तो हम लोगों को पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निकल की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, तो 1s2 2s2 Ar आर्गन 4s2 और 3d8, ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम NiCN4 माइनस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, जब हम इसका लिखेंगे तो यहाँ पे हम +2 का अगर हम लिखें Ni2 प्लस का, तो यहाँ पे 3d8 इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 हट जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3d4s4p, तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, dsp2 आ रहा है। ठीक है, जब dsp2 आ रहा है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ठीक है, वहीं अगर हम NiCl4 माइनस की बात करें 2 माइनस की, तो यहाँ पे sp3 आ जाएगा, NiCO4 की बात करें तो यहाँ पे भी sp3 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ परगेटिव इन मेडिसिन्स। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्विक लाइम, सेकंड ऑप्शन है लाइम स्टोन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम परगेटिव मेडिसिन की बात करें तो इसमें हम लोग जो है मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो सोडियम प्रोसाइड की बात करें तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोप्रोसाइड का जो फॉर्मूला होता है इसे आप लोग याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है? ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन जो है 2 ऑक्सीडेशन के स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन हम किसे कहते हैं? तो बोराजीन। तो बोराजीन जो है इसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आइसो स्ट्रक्चरल होता है एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है बेंजीन के। ठीक है, अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है। वहीं अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी ये होता है। ठीक है, एन यहाँ प्रेजेंट होता है, बाकी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोराजीन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन देखें तो 42 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऐसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसो स्ट्रक्चर भी है, तो इसीलिए बोराजीन को जो हम लोग हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। होमोलाइटिक फिजन ऑफ द बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, किसी बंध का सम अपघटनीय विखंडन क्या होता है, क्या बनाएगा? ठीक है, तो 2 तरह के फ्यूजन होते हैं, एक होता है होमोलैटिक, एक होता है हेट्रोलैटिक। ठीक है, तो होमोलैटिक में क्या होता है कि जैसे क्लोरीन एटम है, ठीक है, उसे जब हमने हीट प्रोवाइड किया यूवी की प्रेजेंस में, जब हम उसका रिएक्शन क्लीवेज करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, तो इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बॉन्ड यहाँ चला जाता है, एक बॉन्ड यहाँ चला जाता है, तो 2Cl ऊपर में एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हेट्रोलैटिक में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the flowing boron compounds is used as reducing agent in organic synthesis? निम्नलिखित में किस बोरोन यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है B2H6, सेकंड ऑप्शन है LiBH4, थर्ड ऑप्शन है H3BO3 एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वैसा मटेरियल, ठीक है, जो अदर कंपाउंड को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्राइड को जो है हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, वेरियस रिलेटेड रिडक्शन में जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं अल्कोहल में, तो LiBH4 का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बोरेन की बात किया जाए तो इसे भी हम लोग रिड्यूस एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और H3BO3 की बात करें जाए तो ये इसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड का
यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, OH माइनस Br प्लस NaLC3। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफिक अभिकर्मक का चयन करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो एक ऐसा रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें OH माइनस, तो क्या है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब ना नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। वहीं Br प्लस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। वहीं LCl3 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे LCl3 भी जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बीपीएससी आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो आंसर की में यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बाइड्स इज नोन एज कार्बोरंडम। क्या कहते हैं? कार्बोरंडम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बोरंडम की बात की जाए तो ये है यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरंडम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कार्बन एंड सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम लोग हाई वोल्टेज डिवाइस बनाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, LED वगैरह में। ठीक है, वहीं अगर हम टंगस्टन करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय। ठीक है, मैनोमीटर, गैसोमीटर या पोलरोमीटर। ठीक है, द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की बात की जाए तो इससे हम लोग पोलरोमीटर में को मेज़र करते हैं। क्यों? कि पोलरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, 2 निकोल प्रिज्म होते हैं। एक तो हम लोग पोलराइजर कहते हैं जो आँख की तरफ होता है, एक तो हम लोग एनालाइजर कहते हैं। और इस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एक गिलास ट्यूब होता है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस। ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम प्योर नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमें थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या बेरियम एजाइड से हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम एजाइड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो गया। एजाइड सॉल्ट ऑफ बेरियम can be obtained in the purest form as well as the decomposition product contains solid Ba as a byproduct along with gaseous nitrogen. Hence no additional steps of separation is required. ठीक है, इसीलिए मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द अल्केन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, तो पोटेशियम स्टेट की बात करें हम तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COO। ठीक है, जब हम पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 यहाँ पे इवेपोरेट होता है, यानी CO2 निकलता है। ठीक है, तो और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 रिएक्ट करता है, तो CH3 रेडिकल से मिलके इथेन का यानी इसका दुगना, जितना ये है ट्रिक यही है, CH3 है तो इसका दुगना यानी C2H6
यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इथेन जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? पहला N2O, सेकंड ऑप्शन है NO, थर्ड ऑप्शन है NO2, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम एनेस्थेटिक की बात करें तो ये क्या होता है, इससे क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब सेंसेशन लॉस हो जाता है। इसको बेसिकली हम लोग ऑपरेशन के टाइम, सर्जरी के टाइम इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्या हो जाए, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, उससे हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, N2O प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग ऑक्सीजन का भी एडिशन कर देते हैं। ठीक है, ये 70% होता है तो 30% होता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ N2O है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथाइल आयोडाइड इज। ठीक है, तो जब हम इथाइल आयोडाइड को, ठीक है, सोडियम के साथ एक्शन करते हैं डाई ईथर के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, ये C2H5 का रेडिकल जनरेशन होता है, जो कि C2H5 के रेडिकल के साथ एक्शन करके ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा, C4H10 का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी अल्काइल हाइड्राइड को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाइईथर के प्रेजेंट में, तो सिमेट्रिकल अल्केन यानी इसका कपलिंग हो जाता है, यानी इसका दुगना प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिक एसिड reduced to nitrogen dioxide in which of the following reactions। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है? तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर +5 स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पर देखेंगे तो +4 स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो गया 5 to 4 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, या मतलब बी ऑप्शन कॉपर नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रेट क्या है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर हम NO2 की बात करें तो ये यहाँ पे क्या है, -4, यहाँ पे +4 के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कहाँ पे कितने फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा -6 से +5, और यहाँ पे ये है, तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन कैरेक्टर। मोस्ट एसिडिक पहचानना है। ठीक है, कंपाउंड दिए हुए हैं, तो एसिडिक स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन की, यानी sp का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा sp2 से और sp3 से। ठीक है, तो इसी बेसिस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और CH2 की बात करें इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और इसमें क्या है, sp3 है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, sp का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एसिटिलीन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच CC बॉन्ड of C3 C2 C2 Br the inductive effect is expected to be least।
ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें CH3 है, CH2 है और CH2 है और Br है, तो Br क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे Br इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ये कार्बन इससे अपने तरफ का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो इसी का जो शिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम पे, इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम 3 से 4 कार्बन से ज़्यादा जाएंगे तो इसका इफेक्ट जो है निग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे कम जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे C2C3 का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। When acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4, the compound obtained is, ठीक है। HgSO4 की उपस्थिति में जब एसिटिलीन तनु H2SO4 से गुजारी जाती है तो कौन सा यौगिक मिलता है, ठीक है। तो अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम एसिटिलीन को डायल्यूट H2SO4 HgSO4 से गुजारते हैं तो इनोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इनोलेट आयन का, ठीक है। तो यहाँ पे OH प्लस OH माइनस वाटर टूट जाता है तो OH माइनस यहाँ पे डायरेक्ट OH जुड़ गया आके, फिर ये O क्या करता है, O जो है इससे अलग हो गया, ये जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का फॉर्मेशन, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम एसिटिलीन को इससे पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है, यानी CH3CHO। सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसे हम लोग खुचेरोव रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना एलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे आइसोमराइजेशन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इससे हम लोग आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दर्शाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोमर्स क्या होता है। तो आइसोमर्स वैसा कंपाउंड होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, और बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और सिस ट्रांस की बात करें तो ये GI का टाइप है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगा, जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे अल्कीन में दिखता है, यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे GI होगा, और GI के लिए क्या होगा, हमेशा जो है A बराबर B के होगा, ठीक है, A बराबर B के नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये कभी भी एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक जैसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या एक जैसा हो गया, तो ये तो GI शो नहीं करेगा, तो सिस ट्रांस की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर भी CL एक जैसा हो गया तो ये भी GI शो नहीं करेगा, तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पर GI शो होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो ये हो गया ट्रांस, और सेम साइड हो जाएगा तो ये सिस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंथेटिक मेथड डेवलप्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल की बात करें, इसमें 3 मेथड होते हैं। पहला पॉलीमराइजेशन, दूसरा फिशर टॉस प्रक्रिया, और तीसरा बेरजियस प्रक्रिया, ठीक है।
तो मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल के लिए ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वहीं अगर हम फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट चेंज एल्केन या ओलेफिन हमें मिलता है। ठीक है, और अगर हम बर्जियस प्रोसेस की बात करें तो उसमें हम लोग लो ग्रेड कोल को, जैसे बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट्स वगैरह को हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। ठीक है, निकेल और टिन के प्रेजेंट में, तो हमें लिक्विड गैसियस फ्यूल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल की बात करें तो ये भी होता है, ये भी होता है, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ठीक है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ए ऑप्शन है आइसोब्यूटिलीन, बी ऑप्शन है क्लोरोप्रीन, थर्ड ऑप्शन है आइसोप्रीन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर पॉलीमर की बात करें तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है जो कि रिपीटेशन ऑफ कंपाउंड से बनता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपस में रिपीट होकर रिएक्शन कर करके एक बड़े जेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और नेचुरल रबर की बात करें तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। ठीक है, बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। और अगर आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर हो गए जिसे हम लोग 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन हक्केल रूल। हक्केल रूल के हिसाब से हमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को चूज करना है। ठीक है, तो हक्केल की बात करेगा, हक्केल रूल की, तो इन्होंने एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक तब होगा कि वो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, क्या कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो उन्होंने बताया था उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो उन्होंने बताया, थर्ड बार जो बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी 2, 4, 6, 10। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। वहीं अगर एंटी एरोमेटिक की बात करें तो उसमें भी सेम चीज़ होगा। ठीक है, खाली यहाँ पे इसके जगह क्या आ जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4, 8, 12, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक की बात हो गई। वहीं नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे तो इसमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेपथलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नेपथलीन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, फुल रूल फॉलो कर रहा है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, तो यहाँ पे एरोमेटिक हो गया। तो अगर एंथ्रासीन की बात करें तो इसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेपथलीन की बात करें तो तीनों फॉलो कर रहा है। वहीं एंथ्रासीन की बात करें तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन होता है, और फिनेथ्रीन की बात करें तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन होता है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे कोई एरोमेटिक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सब एरोमेटिक है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सॉस प्रोजेक्शन, सेकंड ऑप्शन है न्यूमैन प्रोजेक्शन, थर्ड ऑप्शन है एनशूमर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सॉस प्रोजेक्शन भी करते हैं और न्यूमैन प्रोजेक्शन भी करते हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रोजेक्शन जो हम लोग हैं 3D स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव
आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। एनाशर्मिया जो है इसमें हम लोग स्टीरियोसोमेरिज में से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेस टॉलेंस रिएजेंट, निम्नलिखित में से कौन सा टॉलेंस विकर्मक को अपचयित करता है, ठीक है। तो अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो ये क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया का ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और टॉलेंस रिएजेंट जो है ये कीटोल्डिहाइड देता है, ठीक है, कीटोन नहीं देता है, ठीक है। तो कीटोन और एल्डिहाइड को हम लोग डिस्टिंग्विश भी करते हैं टॉलेंस रिएजेंट से, ठीक है। तो ग्लूकोज की बात करें तो ये अल्डेक्सोज है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट देगा, ठीक है। बाकी केन शुगर स्टार्च की बात करें तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेस्टिसाइड्स इज आउट ऑफ यूज, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी कीटनाशक का उपयोग में वर्जित है। ये ऑप्शन है DDT, बी ऑप्शन है NaClO3, थर्ड ऑप्शन है ट्रायाजीन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ट्रायाजीन, ठीक है। तो अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करें तो पेस्टिसाइड क्या होता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो पेस्ट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, तो पेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर इन पेस्टिसाइड की बात करें तो इसमें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड सब इंक्लूड्स होता है, ठीक है। तो DDT की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया DDT, ए ऑप्शन, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म पूछे तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, ठीक है, ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फ्लोइंग हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे बॉन्ड ब्रेक भी होता है और फॉर्म भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बन एटम में, ठीक है। और रेट ऑफ SN2 की बात करें तो SN2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, यानी जितना भीड़ भाड़ होगा उतना रेट SN2 का क्या हो जाएगा, कम होगा। इसीलिए 3 डिग्री से 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री का 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे CH3Cl है यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी डिग्री, ये भी प्राइमरी है और यहाँ पे ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है तो सबसे कम ये हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी पहले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजेंस टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, लेजेंस परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजेंस टेस्ट की बात करें तो जैसे जनरली हम जो है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस एंड हैलोजन के लिए यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि फ्यूज़न ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी फ्यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम के साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उससे एक्वस सॉल्यूशन से फ्यूज़न को एक्सट्रैक्ट करके फिल्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग डिटेक्शन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सल्फर, फास्फोरस ये तो होता है, तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट, वैक्सेस, रेजिन एंड रबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डाइक्लोरोमीथेन, सेकंड ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन एंड थर्ड ऑप्शन है कार्बाइल अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन
क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन को जो हम लोग हैं उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह हम लोग फैट, वैक्स, रेजिन या रबर के लिए ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आइसोमर्स हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, निम्नलिखित में किस आइसोमर का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओ क्लोरोबेंजीन की बात करें तो ओ क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये ऑल्टो क्लोरोबेंजीन हो गया। अब मेटा क्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये मेटा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब पारा क्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पारा क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, पारा क्लोरोबेंजीन को अगर हम देखें तो इसमें क्या होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, सिमेट्रिकल प्रेजेंट है। ड्यू टू इट्स सिमेट्री इट फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से क्या हो जाता है, एटम्स क्लोजली पैक्ड हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब एटम क्लोजली पैक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, पी क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा पी क्लोरोबेंजीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज का ये सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पे एंड होता है। तो हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं केमिस्ट्री के, सभी को हमने सॉल्व किए, अच्छे से समझा, क्वेश्चन को समझा। स्टार्टिंग में मैंने एनालिसिस भी किया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपने देखा भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसमें मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाया है। PYQ सॉल्व कराने का मकसद ही यही होता है कि इससे पता चलता है कौन टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, किसका वेटेज कितना है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। तो कुछ PYQ को सिर्फ रटिए मत, देखिए कहाँ से पूछे जाते हैं और अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।